Hello, everyone. So, welcome to these videos where we are revising for the upcoming patent agent examination. We'll move further from where we left in the last video. So here अभी drawings के बारे में डिस्कस करते हैं. तो ड्राइंग्स का क्या रहता है, स्पेसिफिकेशन के अंदर किस तरीके से अटैच करने होते हैं. सो बेसिकली ड्राइंग्स जो है वो लाइन डायग्राम्स में जाते हैं जिनका इलस्ट्रेशन के फॉर्मेट में रहता है. एंड ड्राइंग्स डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं होती हैं, उनको हमें सेपरेट शीट में प्रोवाइड करना होता है. एंड दे हैव टू बी, इफ हम फिजिकल फाइलिंग कर रहे हैं तो एक ड्यूरेबल पेपर पे क्लीनली एंड नीटली प्रिपेयर होनी चाहिए ड्राइंग्स. एंड द साइज शुड बी द A4 साइज शीट. और जो मार्जिन है 4 सेंटीमीटर ऑन टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर and 3 centimeter on bottom right hand corner. This is the margin basically. और जो ड्राइंग्स है उसमें डायमेंशंस हमने मार्क नहीं करने हैं. कि अगर कुछ चीज 5 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है तो वो डायमेंशंस हमको मार्क नहीं करने हैं. एंड इनको हमने सिक्वेंशली और सिस्टमैटिकली नंबर करना है 1 2 3 4 करके कितनी ड्राइंग्स हैं. और कैसे रहेगा कि एक ड्राइंग का जो पेज है उसका लुक कैसा होगा. जैसे लेट्स से कि दिस इज द ड्राइंग शीट. एंड इस ड्राइंग शीट पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे इस जगह पे जो है आपका एप्लीकेंट का नाम आएगा. ठीक है, देन आपकी जो टॉप राइट हैंड साइड का कॉर्नर है वहां पे टोटल नंबर ऑफ शीट्स होंगी एंड साथ में कि ये वाली शीट का नंबर क्या है. जैसे अगर टोटल शीट्स 5 है तो ऊपर वाली जगह पे नंबर ऑफ शीट्स विल बी 5. एंड नीचे दिस शीट इज नंबर 1 सो नंबर 1. देन आपका जो बॉटम राइट कॉर्नर है यहाँ पे जो आएगा वो आएगा सिग्नेचर ऑफ द एजेंट ऑफ एप्लीकेंट. एप्लीकेंट का जो पेटेंट एजेंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका सिग्नेचर आएगा यहाँ पे. ठीक है. एंड इन ड्राइंग शीट्स, और यहाँ सेंटर में जैसे ड्राइंग आ गई, ठीक है, फिगर 1. इन ड्राइंग शीट्स में हमने कुछ भी डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना. रेफरेंसिंग होती है जो 1 2 3 4 ऐसे लेबलिंग के फॉर्मेट में रहेगी. बट नंबर ये डिस्क्रिप्टिव मटेरियल कुछ भी नहीं होगा एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट जो होगा उसके अंदर ऑब्वियसली क्योंकि आप फ्लो डायग्राम में एक फ्लो ऑफ वर्क या फिर वर्किंग ऑफ समथिंग दिखाते हो तो उस केस में डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट लिखना अलाउड है ड्राइंग्स में. अब अगर हम बात एब्स्ट्रैक्ट की करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट के केस में क्या आता है कि जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है वी हैव टू प्रोवाइड द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस इन्वेंशन जो हमने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में डिस्क्लोज की है. एंड एब्स्ट्रैक्ट जो है वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन देगा इसकी इन्वेंशन की. एंड एब्स्ट्रैक्ट शैल कमेंस विद द टाइटल ऑफ द इन्वेंशन. मतलब कैसे कि इट शुड बिगिन विद द टर्म्स की द सो एंड सो द प्रेजेंट इन्वेंशन रिलेट्स टू सो एंड सो. तो वहां पे आपका टाइटल ऑफ इन्वेंशन आ जाएगा. एब्स्ट्रैक्ट में सारा जो है ना एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट की क्या है, हम लोग क्या पर्टिकुलर टेक्निकल फील्ड में है, प्रॉपर जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है कंसाइज समरी के मैनर में वो हम एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं. एक बेसिक समरी जिसमें टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रही है इन्वेंशन, उसके मेन क्या क्या फीचर्स हैं, उसका प्रिंसिपल यूज क्या है, ये सारी चीजें हमारी एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आ जाती हैं. जहां जहां नेसेसरी है वहां पे हम केमिकल फॉर्मूला भी मेंशन कर देते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एब्स्ट्रैक्ट शुड नॉट कंटेन मोर देन 150 वर्ड्स. जो वर्ड लिमिट है एब्स्ट्रैक्ट की वो 150 वर्ड्स है. जैसे कि टाइटल की वर्ड लिमिट थी 15 वर्ड्स, यहाँ पे हमारी एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स. अगर हम ड्राइंग की बात करें, अगर इन केस देयर इज एनी ड्राइंग विच वी हैव इंक्लूडेड इन द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन तो एप्लीकेंट को क्या करना है, हमें रेफरेंस न्यूमरल्स देने हैं एब्स्ट्रैक्ट में उस ड्राइंग के. जैसे लेट्स से कि मेरी एक ये ड्राइंग है जो मैंने इंक्लूड की है, इसमें ये नंबर 1 है, पार्ट्स है इन्वेंशन के 1 2 3. तो जैसे ये एक इन्वेंशन में हमने ड्राइंग प्रोवाइड की है जिसके पार्ट्स है 1 2 और 3. ये रेफरेंसिंग जो नंबर्स की रेफरेंसिंग है ये भी हमने एब्स्ट्रैक्ट में इंक्लूड करनी है अगेंस्ट द पर्टिकुलर कीवर्ड.
तो उसके साथ में आप ये नंबर लिख दोगे, रेफरेंस न्यूमरल्स। ठीक है। एंड जो कंट्रोलर है, ही हैज द राइट टू अमेंड द एब्स्ट्रैक्ट एज ही एज ही थिंक्स इज राइट, so as to provide the better information to third parties. in case abstract correct नहीं है, वो abstract को amend करने की right रखता है, ताकि जो information है regarding the invention वो correctly convey हो जाए to the third parties. now best method, अब बेस्ट मेथड क्या है, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जाता है ये। जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है, इट हैज, इसके अंदर हमें डिस्क्रिप्शन में ये चीज मेंशन करनी है कि जो इन्वेंशन है हमारी, उसका बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग क्या है, उसको बेस्ट किस क्या, एज पर आर एक्सपेरिमेंटेशन एंड एवरीथिंग, व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग दैट इन्वेंशन, वो हमें मेंशन करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एसेंशियल। एंड अब ये चीज कहाँ से मिलेगी, आपने प्रोविजनल के टाइम पे एक्सपेरिमेंटेशन किए होंगे, वहां से आपको एक बेस्ट मेथड मिला होगा, या जो विच इज नोन टू यू, यू हैव टू डिस्क्लोज दिस। प्रोविजनल हो गया, या अगर आप डायरेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो आपके रिसर्च के टाइम का, वो सारी चीजें। सो वी हैव टू डिस्क्लोज द एंटायर बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द इन्वेंशन इन द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन पार्ट। अब हम क्लेम्स पे आते हैं। क्लेम्स जो है, क्लेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन विल बी इन सेक्शन 10 ऑफ द पेटेंट एक्ट, सब सेक्शन 4 क्लॉज सी। ठीक है। तो अभी क्या है अपना, क्लेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पेटेंट एप्लीकेशन, बिकॉज ये जो क्लेम्स होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि किस चीज की प्रोटेक्शन मिलेगी। दे डिफाइन द कॉन्टूर्स ऑफ राइट्स। एंड जब आपका पेटेंट ग्रांट हो जाता है, तब आपको एक्सक्लूसिव राइट किन किन चीज की मिलेगी अपने इन्वेंशन के रिस्पेक्ट में, वो वाली चीज हमें क्लेम से पता चलती है। एंड दे फॉर्म द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ अ पेटेंट एप्लीकेशन। और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में जो डिस्क्रिप्शन है उसके बाद क्लेम्स आते हैं। क्लेम क्या करता है, क्लेम का पार्ट मतलब क्लेम का रोल क्या है, इट विल डिफाइन द स्कोप ऑफ द लीगल प्रोटेक्शन। आपको किन चीजों के लिए लीगल प्रोटेक्शन मिल रही है, किन चीजों के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स मिल रहे हैं, वो हमारे क्लेम्स डिफाइन करेंगे। तो उनको इस तरीके से ड्राफ्ट करना है हमने कि वो जितने भी एस्पेक्ट है हमारे इन्वेंशन के जिसके लिए हमें प्रोटेक्शन सीख कर रहे हैं, हम लोग प्रोटेक्शन सीख कर रहे हैं, उसको हम प्रॉपरली डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं क्लेम्स के थ्रू, उसको कन्वे कर पा रहे हैं क्लेम्स के थ्रू। ये हमारा क्लेम्स का पार्ट। यूनिटी ऑफ इन्वेंशन एंड क्लैरिटी ऑफ क्लेम्स पे अगर बात करें, दिस विल बी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 5। क्लेम्स जो है, जो भी हमने क्लेम करना है प्रोटेक्शन जिस पार्ट के लिए, जिस इन्वेंशन के चीजों के लिए, दे हैव टू रिलेट टू अ सिंगल इन्वेंशन या फिर अ ग्रुप ऑफ इन्वेंशन, जो कि अगर लिंक करते हैं हम उनको तो वो एक सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट बनाता है। तो ये यूनिटी ऑफ इन्वेंशन आ जाता है कि एक ही इन्वेंशन के लिए आप वो कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो एक्सक्लूसिव राइट्स, या फिर कुछ ऐसी ग्रुप ऑफ इन्वेंशन जो कि कंबाइंड वे में, क्यूमुलेटिव वे में सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट है, उसके पार्ट्स है। तो उस केस में जो क्लेम्स है सिंगल इन्वेंशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इन एज पर द यूनिटी ऑफ इन्वेंशन। एंड जो क्लेम्स है दे हैव टू बी बेस्ड ऑन जो हमने डिस्क्लोज किया है डिस्क्रिप्शन में ऑफ द स्पेसिफिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जो डिस्क्रिप्शन में हमने डिस्क्लोज किया है सिर्फ उसी के बेसिस पे क्लेम्स होने चाहिए, कुछ इधर उधर का नहीं लिख सकते आप। ऐसा नहीं कर सकते कि डिस्क्रिप्शन अलग है आपके क्लेम्स अलग है। जो आपने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लोज किया है उसी के बेसिस पे क्लेम्स बनेंगे। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्लेम्स की, क्या इंपॉर्टेंस है क्लेम्स की। हमें पता है क्लेम जो है वो टेक्निकल फैक्ट्स एक्सप्रेस करते हैं लीगल टर्म्स में, और ये डिफाइन करते हैं कि इन्वेंशन का व्हाट इज द स्कोप ऑफ द इन्वेंशन जिसके लिए हम प्रोटेक्शन सीख कर रहे हैं। जो लेट्स से कि हमने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के डिस्क्रिप्शन में इतना सारा सामान डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन अगर हमने वो सारे सामान को क्लेम्स में नहीं डाला है ना, तो हमें उसकी एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं मिलेंगी, हमें उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इट विल जस्ट बी डिस्क्लोज मैटर। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हम
डिस्क्रिप्शन पार्ट में डिस्क्लोज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ही हम क्लेम्स बनाए, ताकि हमें अपने इन्वेंशन की प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके। एंड जो चीज हमने क्लेम नहीं की है, ठीक है, अब वो अमेंडमेंट्स में भी इंक्लूड आती है, दैट विल बी स्टैंडिंग एज डिस्क्लेम्ड एंड इट विल बी ओपन टू पब्लिक फॉर यूज, इवन इफ हमने उसे डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लोज कर रखा है, लेकिन क्योंकि हमने वो क्लेम नहीं कर रखा, इसलिए पब्लिक डायरेक्टली उसको यूज कर सकती है और आपको उसके एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं मिलेंगे। तो क्लेम्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारी बाउंड्रीज डिफाइन कर रहे हैं ऑफ द लीगल प्रोटेक्शन जो हमें चाहिए अपने इन्वेंशन के लिए। तो ये एक तरीके का प्रोटेक्टिव फेंस बना देते हैं अराउंड द इन्वेंशन, यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। एंड जो स्कोप ऑफ इन्वेंशन है क्लेम के अंदर, जब हम क्लेम ड्राफ्ट करते हैं तो इट शुड बी कंसाइज, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, सो दैट बाकी लोग जो रीड कर रहे हैं व्हेन दे आर ट्राइंग टू यूज द इन्वेंशन, they know what is it that should not be trespassed। एग्जैक्ट बाउंड्री उनके लिए डिफाइन हो जाती है, वो उस चीज को मिसयूज ना करें। ठीक है। एंड जो हर एक क्लेम है, जितने भी हम क्लेम्स लिखते हैं, दे एक एक क्लेम इज इवेल्युएटेड ऑन इट्स ओन मेरिट, एंड if one of the claims is objected, it does not mean the rest of the claims are invalid। मतलब अगर मैंने 10 claims लिखे हैं, तो 10 में से पहले दो इंडिपेंडेंट हैं, तो हर इंडिपेंडेंट क्लेम अपने मेरिट पे ही इवेल्युएट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट में अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो सेकंड वाला भी इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट को सेपरेटली देखा जाएगा और सेकंड को सेपरेटली देखा जाएगा। तो हमें इन्वेंशन के सारे एस्पेक्ट्स को प्रॉपरली कवर करना है क्लेम बनाते समय, ताकि हमें वाइडेस्ट, एक बहुत ब्रॉड स्कोप की प्रोटेक्शन मिल सके। अब यहाँ पे मैं ब्रॉड स्कोप की बात कर रही हूँ, अब मैं ब्रॉड क्लेम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्कोप ऑफ द इन्वेंशन की बात कर रही हूँ। इट शुड बी द वाइडेस्ट पॉसिबल, इट इज द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल। अभी हम नेक्स्ट स्कोप ऑफ क्लेम की बात करते हैं। स्कोप ऑफ क्लेम कैसे हमने डिफाइन करना है, अब जब हम क्लेम लिख रहे हैं, तो जो क्लेम्स हैं, it should not be too broad to embrace more than what is invented। मतलब कि इतना भी ब्रॉड तो द क्लेम शुड नॉट बी टू ब्रॉड टू embrace more than what is invented। इतना भी ब्रॉड नहीं होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है या किसी और को बिलोंग करता है, उसको वो इंक्रोच कर रहा है। मतलब इतना भी ऐसे फैला के नहीं लिखना है क्लेम को, ठीक है। जितना इन्वेंट किया है उतना ही लिखना है। एंड दूसरी चीज, इट शुड नॉट बी टू नैरो ऑल्सो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने सफिशिएंटली क्लेम किया ही नहीं जो हमारा इन्वेंशन है, बिकॉज अगर वो बहुत नैरो हो गया और बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ है, तो हमारा क्लेम विल नॉट बी सफिशिएंटली इफेक्टिव अगेंस्ट द पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। अगर कोई और यूज कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है हमारे इन्वेंशन पे, तो हमारा क्लेम अगर नैरो है तो वो उसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। सो इन्फ्रिंजर जो है उसको इजीली मिल जाएगा। अगर क्लेम नैरो है तो वो उसके अराउंड डिजाइन कर देगा, अराउंड खेल लेगा, एंड ही माइट गेट द प्रोटेक्शन फॉर द क्लेम। तो हमारा पूरा जो बेनिफिट है हमारी इन्वेंशन का, वो हमको नहीं मिलेगा एज एन इन्वेंटर, ठीक है, एज एन एप्लीकेंट, एज ए पेटेंटी। सो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो क्लेम है वो ना ज्यादा ब्रॉड हो, ना ज्यादा नैरो हो। तो बहुत एकदम प्रिसाइज, एक्यूरेट और एकदम कंसाइज मैनर में हम अपनी इन्वेंशन का जो क्लेम करना चाह रहे हैं पार्ट, बी इट डिवाइस या उसका मेथड या उसका प्रोसेस, जो भी मतलब हम करना चाह रहे हैं क्लेम, उसको हम करेक्टली ड्राफ्ट करें। Having many claims where each claim has a different scope allows the application to have a legal title to different aspects of the invention। अब this is clear in itself कि अगर हम, जैसे लेट्स से कि हमारे डिफरेंट स्कोप्स हैं, एम्बॉडीमेंट्स हैं, तो हम उनके लिए क्लेम्स उस हिसाब से बना सकते हैं। तो हमको एज एन एप्लीकेंट लीगल टाइटल मिलेगा, ताकि वही वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वेंशन के लिए हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी, अगर हम वो क्लेम अच्छे से उस तरीके से सेपरेटली ड्राफ्ट कर दे। ठीक है। इन केस कोई ऐसा क्लेम हम लिखते हैं जिसकी वजह से स्कोप ऑफ इन्वेंशन कंफ्यूजिंग बन रहा है या फिर जो स्पेसिफिक नहीं है, वो हमें अवॉइड करना है। हमने स्पेसिफिक चीज लिखनी है,
नॉन स्पेसिफिक क्लेम जो है वो शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज उससे फिर प्रोटेक्शन का स्कोप डिफाइन नहीं होगा, क्लियर बाउंड्री सेट नहीं होगी। तो उस हिसाब से हमको चलना है ताकि हमको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्लेम पे जब हम आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्लेम की अगर हम बात करें, तो हाउ इज इट, हाउ शुड वी स्ट्रक्चर आर क्लेम्स, यहाँ पे ये वाली इंफॉर्मेशन है। जो डिस्क्रिप्शन है क्लेम, तो हमें पता है डिस्क्रिप्शन के बाद ही लिखने हैं कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में, और वो उनका प्रियम्बल जो स्टार्ट स्टेटमेंट ऑफ क्लेम लिखते हैं, वो क्या, उसका प्रियम्बल क्या होता है, वो होता है आई और वी क्लेम, डिपेंडिंग ऑन कि आप एक इंडिविजुअल फाइल कर रहे हैं या फिर एक कंपनी हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, स्मॉल एंटिटी हो, क्या हो, स्टार्टअप हो। तो आई क्लेम इन केस ऑफ नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल फाइलिंग। वी क्लेम व्हेन इट कम्स टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया, या एक स्मॉल एंटिटी हो गई, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्टार्टअप, कंपनी, एज सच। ठीक है। देन डिस्क्रिप्शन जिस पेज पे खत्म हुई है, उसके नेक्स्ट फ्रेश पेज से जो है हमारे क्लेम स्टार्ट होंगे। एंड हर क्लेम जो है वो एक सेंटेंस में होगा। इट हैज टू बी क्लियर एंड ससेंक्ट, इट शुड नॉट बी वर्बोस, कि ऐसे लिखते ही जा रहे हैं कुछ, मतलब जैसे कहानी से सुना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पता है अभी यूनिटी ऑफ इन्वेंशन के तहत हमने ये देखा कि क्लेम्स शुड रिलेट टू अ सिंगल इन्वेंशन, और या फिर एक ऐसी ग्रुप ऑफ इन्वेंशन जिनका एक सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट हो। सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस कि हम कितने क्लेम्स लिख सकते हैं, हमें जितना मर्जी चाहे हम उतना ज्यादा क्लेम का नंबर लिख सकते हैं। बस इतना है कि इंडिया के अंदर अभी 10 क्लेम्स तक कोई एक्स्ट्रा फी नहीं चार्ज होती है, बट फॉर ईच एडिशनल क्लेम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फी इज चार्ज। तो 10 क्लेम तक वो आपका उसी के अंदर, स्पेसिफिकेशन के अंदर ही आता है। 10 के बाद अगर आप 11वां क्लेम लिखेंगे तो हर क्लेम के अकॉर्डिंग एक एडिशनल फी चार्ज की जाएगी, विच विल बी एज पर द इंडियन पेटेंट एक्ट एंड रूल्स। और हर क्लेम हैव टू बी बेस्ड ऑन द मैटर डिस्क्लोज्ड इन द स्पेसिफिकेशन। टाइम एंड अगेन ये चीज बोल रही हूँ कि जो स्पेसिफिकेशन में डिस्क्लोज है, दैट शुड बी इन द क्लेम, ओनली दैट शुड बी इन द क्लेम। उसके अलावा आप कुछ क्लेम करेंगे वो आपको अलाउ ही नहीं होगा। एंड अगर डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा लिखा है जो आपने क्लेम में नहीं लिखा है, तो वो भी आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी उस चीज की। एंड क्लेम मस्ट बी फुली सपोर्टेड बाय डिस्क्रिप्शन। इफ यू आर राइटिंग समथिंग इन क्लेम, उसके रिस्पेक्ट में डिस्क्रिप्शन के अंदर वो सारी चीज मेंशन होनी चाहिए। क्लेम शुड बी क्लियर इन द सेंस दैट इट शुड नॉट कॉज एनी स्पेकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू स्कोप ऑफ the claimed invention. It should not cause any speculation with respect to scope of the invention. हम यहाँ पे वर्ड जैसे thin, strong, major, ऐसे वेग चीजें नहीं लिखेंगे, such as, when required। तो क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन बन जाती है ना। हमें ऑब्जेक्टिवली रखना है, हमें ये, वी डोंट हैव टू लीव इट टू द पर्सन, पर्सन्स परसेप्शन। ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें वीक टर्म्स नहीं यूज करने, वी हैव टू क्लियरली डिफाइन कि भाई ये कहा गया है। ऐसा नहीं कि ठीक है तुम सोच लो, ये नहीं होना चाहिए। तो जहां पे भी हम ये टर्म्स लिखने का सोच रहे हैं, उन चीजों को हमने अवॉइड करना है, सो दैट एक क्लियर और डेफिनेटिव वो कंसिडर की जाए। ठीक है, क्लियर और डेफिनेटिव प्रोटेक्शन हमें पता चल जाए। कोई ऐसा पर्सन हु स्किल्ड इन द आर्ट शुड फाइंड द क्लेम्स एज क्लियर एंड डेफिनेटिव। ठीक है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा ये है कि द क्लेम मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट वेग, विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। इट शुड नॉट बी एम्बिगुअस। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, हाइपोथेटिकल नेचर में नहीं होना चाहिए क्लेम। एंड इट हैज टू बी कंप्लीट, ताकि जितने भी इन्वेंटिव फीचर्स हैं हमारे उसके इन्वेंशन के, या उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो हमारे क्लेम में कवर हो रहे हैं। हमारे क्लेम को कवर करना चाहिए पूरा इन्वेंटिव फीचर एंड उसके सारे एलिमेंट्स, ताकि हमारा जो इन्वेंशन हम जिसके लिए प्रोटेक्शन सीक कर रहे हैं, उसका एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट बन सके कि जी इस चीज के लिए प्रोटेक्शन सीक करी गई है, इस चीज का इनको राइट मिला है।
और कुछ भी हम अगर क्लेम में लिख रहे हैं, एनीथिंग दैट वी हैव रिटन इन द क्लेम, इट शुड बी फाउंड इन द डिस्क्रिप्शन। ऐसा नहीं करना कि हमने कोई वर्ड डिस्क्रिप्शन में लिखा लेकिन उसका बिल्कुल अलग वर्ड हमने क्लेम में लिख दिया। मतलब वो रेफर करने के लिए कुछ होना चाहिए डिस्क्रिप्शन में, एंड उसका जो इंफॉर्मेशन है should be able to be inferred from the description. Any term which is used in the claim must either be found in the description or fairly inferred from the description. It should be clear enough कि भाई ये चीज मेंशन है। क्लेम्स के अंदर या पेटेंट एप्लीकेशन के अंदर हम लोग ट्रेडमार्क्स नहीं यूज करते हैं। जहां जहां जेनेरिक टर्म यूज किया जा सकता है, ठीक है, बिकॉज जो ट्रेडमार्क है वो ऑब्वियसली इंडिकेट करता है द ओरिजिन रादर देन द कॉम्पोजिशन और कंटेंट ऑफ गुड्स। लेकिन एक एक्सेप्शनल केसेस में ट्रेडमार्क्स परमिट किए जा सकते हैं जहां पे इट कैन बी शोन कि उनका यूज अनअवॉइडेबल है एंड कोई एम्बिग्यूटी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अब क्लेम के पार्ट्स क्या है? क्लेम में तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रियम्बल, एक ट्रांजिशनल फेस और एक उसकी बॉडी। तो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो आपका प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल का फ्रेज क्या है? वो हमारी कैटेगरी डिफाइन कर देता है इन्वेंशन की, ये क्या कैटेगरी है। जैसे कि अ मशीन फॉर वॉश वैक्सिंग पेपर, अ कॉम्पोजिशन फॉर फर्टिलाइजिंग सॉइल, डा 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 आगे। आगे ट्रांजिशनल फेज आएगा इसके बाद, अ मशीन फॉर डूइंग थिंग्स दिस। फिर ट्रांजिशनल फेज आएगा। ट्रांजिशनल फेज में हमारे क्या क्या फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं? कंप्राइजिंग, इंक्लूडिंग, कंसिस्टिंग ऑफ, कंसिस्टिंग एसेंशियली ऑफ, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लेम। ठीक है, ट्रांजिशनल फेज आ गया। फिर उसके बाद हमारे आएगी क्लेम की बॉडी, जहां पे हम उसका सारा कैरेक्टराइजेशन, फीचर्स, इंप्रूवमेंट, वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन डालेंगे। अगर अगर कोई इन्वेंशन ऐसी है जो कि एक एग्जिस्टिंग प्रायर आर्ट या प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट है, हमने उसको कैरेक्टराइज करना है उसके फीचर्स के द्वारा, जिस उन फीचर्स में जिनमें वो इम्प्रूवमेंट की गई है। तो उस केस में क्लेम के दो पार्ट होंगे, एक जो कि हम सेपरेट करेंगे कौन से वर्ड्स यूज करके, कैरेक्टराइज बाय और वेयर इन वन ऑफ द अपकमिंग वीडियोस। ये कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्लेम वाली चीज भी आई ट्राई टू कवर, ये कैसे करना है। सो अच्छा, अब क्या है, यहाँ तक हमने पार्ट्स ऑफ क्लेम देख लिया। अब क्लेम्स जब हम लिखते हैं तो जो हमारा फर्स्ट क्लेम होता है, इट हैज टू बी द इंडिपेंडेंट क्लेम ऑलवेज। इंडिपेंडेंट क्लेम ही होगा, जिसको हम प्रिंसिपल क्लेम भी कहते हैं, एंड इट विल डिफाइन द एसेंशियल फीचर्स और ऑफ द एम्बॉडीमेंट्स ऑफ हमारा इन्वेंशन। जो भी हमारा इन्वेंशन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है उसका एक उसके एसेंशियल फीचर्स एंड एम्बॉडीमेंट्स डिफाइन करेगा हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लेम। It should be properly characterized and it should define all the technical features जो कि essential है हमारे invention के लिए या हमारे invention के उस inventive concept के लिए। उस claim में सारी sufficient details होनी चाहिए, जितना भी इंटर रिलेशनशिप है या ऑपरेशन है, ताकि हम ये एस्टैब्लिश कर सके कि इन्वेंशन जो है वो कौन से इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रही है जो हमने मेंशन की। और ऐसा भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही इंडिपेंडेंट क्लेम होगा, देयर कैन बी एज मेनी इंडिपेंडेंट क्लेम्स। ठीक है, देयर कैन बी मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लेम। बट ये सारे क्लेम भी, अगर मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लेम भी हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं अपनी स्पेसिफिकेशन के अंदर, इनमें इट इज इम्पोर्टेंट कि वो सारे शुड फॉल अंडर अ सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट। दिस इज इम्पोर्टेंट, सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट के अंडर आने चाहिए। एंड अगेन भाई, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्लेम्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ओवरऑल नंबर ऑफ क्लेम्स को हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं। और जो इंडिपेंडेंट सिंगल क्लेम है, वो सारे मतलब इंडिपेंडेंट क्लेम है एक सिंगल एप्लीकेशन में, हमें ये ध्यान रखना है कि उनका सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है, इसके बाद जो डिपेंडेंट क्लेम आते हैं, दे डिराइव एंटीसीडेंट्स फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट क्लेम। द सम जैसे इंडिपेंडेंट क्लेम की लाइन कैसे स्टार्ट होती है, द डिवाइस एज क्लेम्ड इन क्लेम वन। तो क्लेम वन अगर हमारा इंडिपेंडेंट है तो ये वाला क्लेम डिपेंडेंट हुआ। so this will read into the फीचर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लेम एंड उसके कुछ ऑप्शनल फीचर्स अगर हमने ऐड करने हैं तो वो हमारा डिपेंडेंट क्लेम बन जाता है। क्लेम के अंदर नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स या वेरिएबल पैरामीटर्स
नहीं होने चाहिए जो कि अनसर्चेबल बना दें उसको। डिपेंडेंट क्लेम जो है दे आर नॉट फुली लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ प्रीसीडिंग इंडिपेंडेंट क्लेम। मतलब अ डिपेंडेंट क्लेम विच ओमिट्स मॉडिफाइज और सब्स्टिट्यूट्स अ फीचर ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लेम शुड बी अवॉइडेड। मतलब इसमें ये चीज आएगी कि ऐसा डिपेंडेंट क्लेम नहीं होना चाहिए जिससे आप इंडिपेंडेंट क्लेम का कोई फीचर को चेंज कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो। इट शुड रिलेट टू द इंडिपेंडेंट क्लेम बट इट शुड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट क्लेम। इट शुड नॉट चेंज और मॉडिफाई एनीथिंग और सब्स्टिट्यूट एनीथिंग। मतलब एक अगर हमने कोई फीचर इन्वेंटिव फीचर हमने इंडिपेंडेंट क्लेम में डिस्क्लोज किया है तो उसका डिपेंडेंट क्लेम विल डिफाइन विल टेल सम अदर फीचर ऑफ द will tell the feature of that particular part which we have mentioned in the independent claim but not modify that part. Then the practice of including an omnibus claim does not have any legal basis under the Patent Act. Such claim cannot be allowed। मतलब अपना इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर ऑमनिबस क्लेम हमारा अलाउड नहीं है। ऑमनिबस क्लेम कौन से वाले होते हैं? ये वो वाले क्लेम होते हैं जहां पे हम विद रेफरेंस टू अ फिगर रखते हैं और विद रेफरेंस टू अ ड्राइंग रखते हैं। तो वो चीज नहीं अलाउड है इंडियन पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 क्लॉज सी। ठीक है, बिकॉज ये इनको कंसिडर करते हैं नॉन डिफिनेटिव विद रिस्पेक्ट टू द स्कोप ऑफ इन्वेंशन जिसके लिए हम प्रोटेक्शन क्लेम कर रहे हैं। So this is it for this particular video. In the next video, we'll be studying about the priority of claims, जहाँ पे priority dates के बारे में हम discuss करेंगे। So I hope it helps. Thank you so much.